Hello, my dear students. So let's continue with our next topic, which is a error in case of a measured quantity raised to a power. ये टॉपिक हमें दिया है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 में। 27 पेज नंबर में सबसे लास्ट में ये टॉपिक दिया है, सी करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मान लो कि अगर किसी क्वांटिटी की पावर है तो उसमें एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। जैसे हमने सुबह एक इक्वेशन देखा था कि z इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो उसमें ना तो z के ऊपर कोई पावर थी, ना a के ऊपर कोई पावर थी, ना b के ऊपर कोई पावर थी। सो अगर पावर नहीं है, पावर है तो क्या करना है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, सपोज कि z इज इक्वल टू है ए स्क्वायर। क्या है? z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये केस में क्या होगा, हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन में जो करते हैं वही करना है कि भाई डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, पावर के केस में क्या करना है कि पावर जो है वो आगे आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये अपने ऊपर पावर कितनी अभी 2, तो 2 आगे आ जाएगा और हो जाएगा 2 डेल्टा a बाय a। क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा a बाय a। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास क्वांटिटी है z इज इक्वल टू, ये टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है, a रेस टू p b रेस टू q बाय c रेस टू गामा। तो डेल्टा z बाय z क्या होगा, चलो पावर है तो उसको आगे ले आओ। पावर कितनी है p, तो p डेल्टा a बाय a प्लस q डेल्टा b बाय b, और डिवीजन है तो भी वही करना है, गामा डेल्टा c बाय c। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर में एरर। लेट्स हैव एन एग्जांपल, टेक्स्ट बुक एग्जांपल नंबर 2.11। फाइंड द रिलेटिव एरर इफ z इज इक्वल टू a रेस टू 4 b रेस टू 1 बाय 3 बाय c एंड d रेस टू 3 बाय 2। ठीक है, चलो तो इसमें एरर कैसे निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, पावर है तो उसको आगे ले आओ, 4 डेल्टा a बाय a प्लस 1 बाय 3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 3 बाय 2 डेल्टा d बाय d। रेडी? बस सिंपल ये हो गया हमारा आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.12। चलो, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ये हमारा पीरियोडिक टाइम है। ठीक है, किसी भी पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। यहां पे हमें लेंथ दे रखी है कि लेंथ इज अ 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब ये लेंथ की एक्यूरेसी दे रखी है डेल्टा एल 1 मिलीमीटर, है ना। तो 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 सेंटीमीटर। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। भाई टोटल टाइम तुमको दिया हुआ है 100 ऑसिलेशन का। ठीक है, और अच्छा 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना दिया हुआ है, 90 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 90 सेकेंड। यूजिंग अ wrist वॉच ऑफ अ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब यहां पे डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड। रेजोल्यूशन वर्ड अगर यूज करते हैं तो हमें यहां पे एरर के टर्म में ले लेना है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। हमें जी की एक्यूरेसी मतलब डेल्टा जी बाय जी
अब यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जे, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि उसका परसेंटेज फाइंड करना है, बट आंसर में इन लोगों ने परसेंटेज फाइंड किया, तो हमें डेल्टा जी बाई जी फाइंड करना है परसेंटेज में। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ एक्यूरेसी लिखा है, हम डेल्टा जी बाई जी ही फाइंड करेंगे, बट यहाँ आंसर परसेंटेज में लिखा है तो हम परसेंटेज कर लेंगे इसका। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये इक्वेशन को हम स्क्वायर करते हैं। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो हमें ग्रेविटी के बारे में फाइंड करना है ना, जो भी एरर फाइंड करनी है वो ग्रेविटी की फाइंड करनी है, तो ग्रेविटी को सब्जेक्ट बनाओ। तो क्या हो गया यहाँ पे, g इज इक्वल टू, ये g को ऊपर ले लो तो 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसमें हम रिलेटिव एरर की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में एरर नहीं निकलती, बचा क्या लेंथ, तो डेल्टा एल बाय एल, और ये टी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, चलो डेल्टा एल कितना है, तो भाई डेल्टा एल हमें यहाँ पे दिया हुआ 0.1 सेंटीमीटर में, और एल हमें दिया है 20 सेंटीमीटर में, प्लस 2 एज इट इज, और डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो डेल्टा टी की जगह रखो 1 और टी की जगह रख दो 90 सेकेंड। तो ये जब पूरा आप डेल्टा जी बाई जी सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.032। अब ये डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज में सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में लाना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2%, जिसको टेक्स्ट बुक ने अप्रोक्सीमेटली 3% ले लिया है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर। चलो अब है नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स कि हमारे पास कभी कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, हम जब भी कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि 4.32975438, इतना बड़ा कोई नंबर है, तो इसमें से कुछ डिजिट्स ऐसे हैं, इसमें से कुछ डिजिट्स ऐसे हैं कि जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। सो जिसके बारे में श्योर नहीं है, नॉट श्योर, उसको बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स। और जिसके बारे में श्योर है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि भाई तुमको बहुत सारे डिजिट्स दिए होंगे, 5-6 जितने, और बोलेंगे इसमें हर एक के सिग्निफिकेंट नंबर्स फाइंड करो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से नॉट श्योर वाले नंबर कौन से और श्योर वाले नंबर कौन से हैं? सो देयर आर सम रूल्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स के लिए कुछ रूल होते हैं। टॉपिक एक्सट्रीमली बड़ा है और एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा ही इसको खींचा हुआ है, हम इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, और अगर नहीं भी हुआ होता तो मैं इतना डिटेल में कभी नहीं जाता। सिग्निफिकेंट नंबर्स को सॉल्व करने के लिए 5 या 6 कुछ रूल है, उतने रूल अगर आप दिमाग में बिठा लोगे, इतना सारा लंबा लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको उतना ही याद रखना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। रूल नंबर 1, ऑल non-zero digits are significant। जितने भी नॉन जीरो है वो सारे के सारे कैसे हैं, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलो
सिंपल है, 0 के अलावा के जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, वो सारे श्योरिटी है। तो मतलब नॉन जीरो का तो हो गया, जो भी प्रॉब्लम है जो भी लोचा है वो जीरो का ही है। तो सेकेंड रूल, ऑल दी zeros between two non-zeros are significant। उसमें भी कंडीशन है कि नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। मतलब दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है। अब इसके लिए ये नहीं देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, जैसे कि 0.3604, ठीक है। तो ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो कहाँ है, दो नॉन जीरो के बीच में है। तो ये केस में ये जो है हमारा हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो यहां पे ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। चलो अब रूल नंबर 3। अब ये डेसिमल पॉइंट यहां हो यहां हो यहां हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो उसको गिनने का वो सिग्निफिकेंट है। थर्ड नंबर, इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, मतलब आपके 0 पॉइंट वाले नंबर, फॉर एग्जाम्पल कि 0.002308, तो बुक में क्या लिखा है कि द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जीरोज विच आर राइट ऑन द डेसिमल, डेसिमल के राइट में जो है, बट लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो भी है और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी है ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अब इसकी बात करें तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली आपका नंबर 0 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। तो वो केस में इन शॉर्ट पॉइंट के लेफ्ट वाले और पॉइंट के राइट वाले दोनों ही नॉन जीरो रहेंगे, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। चलो, if the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant, आपका डिजिट जो है वो पॉइंट वाला नहीं है। देखो हमने क्या किया, पहले बताया कि जो भी प्रॉब्लम है वो जीरो का ही है, तो पहले देख लिया कि नॉन जीरो के बीच में है तो उसको गिनने का। फिर अगर जीरो पॉइंट वाले नंबर में है तो आगे के और पीछे के नहीं गिनने के। जीरो बीच में है तो क्या करने का देख लिया, जीरो आगे है तो देख लिया क्या करने का। अब वो जीरो पीछे है तो क्या करने का वो देखते हैं। इफ योर नंबर इज हैविंग नॉट अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, दैट मीन्स योर नंबर इज विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर वो विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो क्या करेंगे, अगर इसमें नंबर पीछे जीरोस पीछे है तो, जैसे कि 12300 सेंटीमीटर, मतलब 12300 मिलीमीटर, यानी कि 123 मीटर, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हारा डिजिट विदाउट डेसिमल वाला है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो ऐसे केस में जो भी पीछे हैं वो आपको नहीं गिनने के।
ठीक है, चलो अब मान लो यही 0 पीछे है बट पॉइंट वाले नंबर में पीछे है। फॉर एग्जाम्पल 3.500 और 0.06900। तो ये केस में देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अगर नंबर पॉइंट वाला और पीछे 00 है तो क्या करने का, इफ योर जीरोस आर ट्रेलिंग, मतलब एकदम लास्ट में है और पॉइंट वाले डिजिट है तो सारे कंसीडर करने के 1 2 3 4, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 हैं। इसको देखो, अब तो ये 0.0 वाला डिजिट है तो ये और ये 0 तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और ये पॉइंट वाले डिजिट के सबसे पीछे वाले जीरोस है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें भी टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 6 9 0 एंड 0। ठीक है, तो इतने रूल अगर आप याद रखते हो तो आपको बाकी का और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट नंबर्स का क्या होता है। देखो, सेम रूल कॉमन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों के लिए कॉमन रूल क्या होता है। देखो, एक एग्जांपल देता हूं कि 4.237 डिवाइड बाय 2.51 करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको कुछ मिलेगा 1.6854, कुछ भी मिल सकता है, 329, कुछ भी मिल सकता है। ये मान लो इतना बड़ा नंबर मिला, आई एम नॉट श्योर, मैं रैंडमली लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें से कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। देखो, ये सारी थ्योरीज कब अप्लाई करनी है, जब तुमको डायरेक्ट नंबर दे दिया हो कि ये है, बताओ इसमें से सिग्निफिकेंट कौन से, ऐसा। बट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के बाद तुमको कैलकुलेटर से जो नंबर मिलता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट, मतलब कौन से नंबर ऐसे हैं जो श्योर है कि यही होंगे और बाकी के बिना काम के हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखने का कि जो जिन दोनों का या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यहां पे हमारे पार्टिसिपेंट्स 2 है, ये और ये, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके हैं। इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने, 1 2 3 4। इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने, 1 2 3। तो यहां पे सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स इसके हैं, कितने, 3। तो आंसर में भी 3 ही होने चाहिए, 1 2 3। तो इन सबको निकाल देने का। सो आपका आंसर हो गया 1.68। फिर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन है, अगर 4.237 इंटू 2.51 है, 4.237 इंटू 2.51 है, मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर में करो, बड़ा बड़ा आंसर आएगा। कितने रखने के, 3। क्यों, सबसे कम इसी के है। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों में सेम रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, चलो अब आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों के लिए अगेन सेम रूल। चलो, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम 436.32 प्लस 227.2 प्लस 0.301 इन सबको ऐड कर रहे हैं। कैलकुलेटर में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 663.821। ठीक है, तो इसमें से कितने नंबर श्योर है कि सही है और कितने हैं ऐसे कि भाई गलत हो सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं,
डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके हैं? डेसिमल के बाद इसके सिग्निफिकेंट नंबर है 2, 3 और 2। डेसिमल के बाद इसके केस में एक ही डिजिटल नंबर है, वो है 2। यहाँ पे एग्जांपल लिखता है 3 और 2 है, इसके पास एक ही है 2। और यहाँ डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, कौन से? 3, 0 एंड 1। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं? पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं? तो पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर इसके हैं, कितने हैं? पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट नंबर रखने का, ये निकाल देने का। तो अब आपका आंसर होगा 663.8। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो अब क्या होगा, देखो कंफ्यूजन नहीं हो क्रिएट करना है। किस दो चीज के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है? यू हैव टू टेक केयर अबाउट द रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में सारे ही नंबर्स गिनने के, और उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट जो है उतने आंसर में होने चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद वाले देखते हैं, पॉइंट के बाद वाले सबसे कम जितने हैं उतने आंसर में होने चाहिए। ठीक है, तो एक ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो टेक्स्ट बुक में सिग्निफिकेंट नंबर 2-3 पेज में भर भर के दिया हुआ है। मैं आपको ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट है वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड अब देखो जैसे कि ये हमने जितने भी बिना काम के नंबर थे ना, इनको रिमूव किया, यहां पे इसको रिमूव किया। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स को रिमूव करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। क्या करना है? उसको राउंडिंग ऑफ करना है। सो राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास दो नंबर है 2.746 एंड 2.743। अब करना यह है कि इनको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक ही रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक ही रखना है, बाकी को राउंड ऑफ कर दो। मतलब ये 6 जो है इसको निकाल देना है। सो रूल नंबर 1, जो भी डिजिट्स निकाल रहे हैं, है ना, मे बी ये तो छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा भी हो सकता है 6, 5, 4, 8, 9, कुछ भी हो सकता है। जितने भी डिजिट्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनमें सबसे पहला डिजिट देखो। If the first digit is greater than 5, then after removing all the digits you have to add over here, लास्ट डिजिट में एक ऐड कर देना है। तो 2.75 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब मान लो ये ऐसा 3, 5, 8, 4, 3, 9, 1 ऐसा कुछ है, और बोला है कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक ही रखना है, बाकी सबको राउंड ऑफ कर दो। तो 3 मतलब 1, 2, 3, बाकी सारे क्या करने हैं? राउंड ऑफ। अगर बाकी के सारे राउंड ऑफ करने हैं तो क्या होगा? देखो, पे अटेंशन। अब जिसको राउंड ऑफ करना है, जितनों को राउंड ऑफ करना है, उसमें से सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो है वो 5 से छोटा है। अगर पहला 5 से छोटा है तो आगे के डिजिट में कुछ भी ना ऐड करना है ना कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है। इट विल बी सिंपली 2.74, खत्म। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, वॉट हैपन्स इफ द डिजिट इज एग्जैक्टली 5। अगर तुम्हारा डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो क्या होगा? देखो, मान लो कि
ये है 2.745, ठीक है। अगर तुम्हें ये 5 निकाल देना है, इफ द नंबर इज एग्जैक्टली 5, तो आगे वाला नंबर देखो, अगर आगे वाला नंबर इवन है तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसको सिंपली राउंड ऑफ कर दो। 2.74 इज योर आंसर। पर अगर 2.735 है और 5 को राउंड ऑफ करना है, तो आगे वाला नंबर देखो, अगर आगे वाला नंबर ऑड है तो आपको एक ऐड कर देना है, 2.74, ये हो जाएगा आंसर। सो ये पूरे केस में इन शॉर्ट की जो भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ये जो कंसेप्ट, उसमें आपको ये पता होना चाहिए। दिस रूल्स आर इम्पोर्टेंट, और ये रूल्स आपको बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। बस इन शॉर्ट के आपको ये रूल्स ही पढ़ने हैं। कौन से? ये वाले। एक ये याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था एडिशन, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला वो ये रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला वो ये रूल है, और ये राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, ठीक है। मतलब ये अभी जो हमने पढ़ा है राउंडिंग ऑफ के रूल्स, वो बस इतना ही मैंने जो टिक करवाया उतना ही आपको पढ़ना है। उसमें राउंडिंग ऑफ में भी मैंने जो पढ़ा है बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसी कंसेप्ट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे 2.13, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। तुम्हारे पास एक क्यूब है और हर साइड की लेंथ इतनी है। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant numbers? हमें वो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है विथ सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ये टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये रहा उसका फॉर्मूला, 6 इंटू एल स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में 6 इंटू ये 7.203 का स्क्वायर, ये करोगे तो कैलकुलेटर में आपको मिलेगा इतना बड़ा आंसर। अब हमें इसको करना है राउंड ऑफ। क्या करना है हमें इसको? राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, तो देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स किसके हैं? तो 7.203 इंटू 7.203 दोनों सेम है। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, मतलब हमें 4 तो रखने ही है। 1 2 3 और 4, मतलब 2 के बाद वाले जितने भी उसको निकाल दो। अब जिसको निकाल रहे हो उसमें पहला है 9, वो 5 से बड़ा है तो आगे एक ऐड कर दो, आंसर आ गया 311.3। अब क्यूब का वॉल्यूम देखते हैं। तो एल क्यूब कैलकुलेटर में देखो तो ये आएगा 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। 1 2 3 4, 4 रखना है, ये 1 से सब निकाल देना है। तो 1 जो है 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसके बाद ये एग्जांपल 2.14 है, ये आप थोड़ा बहुत सेल्फ करना, इजी है। डेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास तुमको दिया हुआ है, वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड किया। अब डिवाइड का रूल क्या है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट किसके? इसके 1.2, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट रखेंगे तो 4.8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो सो ये लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो भी है ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अब सीधा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ जाएंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर में जितना मैंने ये करवाया है वहीं तक देखना है, ज़्यादा पढ़ने का यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट इक्वेशंस, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, और एग्जाम में इसी में से ही आता है। ठीक है, चलो यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दीज कंसेप्ट्स यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।